बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। साले साइंस एकेडमी के फ़िज़िक्स क्लासरूम में खुशामदीद। क्लास 9 की फ़िज़िक्स के लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। आज यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 8 कवर किया जाएगा। आज के लेक्चर में हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर के आगाज़ में हम फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होती है। उसके बाद हम फ्रिक्शन का इन्हिसार किन अवामल पर है या डिपेंडेंस ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि फ्रिक्शन किस वजह से अमल में आती है या किस वजह से किसी जिस्म की मोशन को अपोज करती है। और इस लेक्चर में नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन से और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से क्या मुराद है। लिमिटिंग फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद, समझने के बाद हम इनके दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे। और लेक्चर के आखिरी हिस्से में हम इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन की अहमियत और एक क्विक क्विज़ के बारे में देखेंगे। एक क्विक क्विज़ जो बुक पर मौजूद है उसको सॉल्व करेंगे। आइए अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं फ्रिक्शन क्या होती है। जब कभी भी आप एक चीज़ को, एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर रखते हैं, एक किताब को एक मेज़ के ऊपर आप रखते हैं और उसको आगे पुश करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक अपोजिंग फोर्स आप फील करते हैं जो आपकी मोशन की मुखालिफ सिमत में अमल करती है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। ऐसी फोर्स जो किसी जिस्म की हरकत की मुखालिफ सिमत में अमल करे। जब एक जिस्म हरकत करता है तो उसकी मुखालिफ सिमत में एक फोर्स एक्ट करती है, उसको फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। अ फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ अ बॉडी। फ्रिक्शन किस वक्त पैदा होती है? फ्रिक्शन तब पैदा होती है जब एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर मूव करवाया जाए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक लकड़ी का ब्लॉक लें और उसको धकेलें सड़क के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हैं? आप लकड़ी के ब्लॉक की सतह को सड़क की सतह के ऊपर धकेल रहे हैं। तो जब एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर धकेला जाए तो फ्रिक्शन अमल में आती है। सॉलिड या ठोस सतहों के दरमियान फ्रिक्शन का इन्हिसार दो फैक्टर्स पर होता है, दो अवामल पर होता है। पहला अमल या पहला फैक्टर जिस पर फ्रिक्शन की फोर्स डिपेंड करती है दो सतहों के दरमियान, उसको कहते हैं प्रेसिंग फोर्स या सतहों को दबाने वाली फोर्स। जब आप एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर रखते हैं, ये मेरे पास एक सतह है, ये नीचे, और ये इसको नीचे दूसरी एक सतह टेबल के ऊपर रखा गया है, ये टेबल की ऊपर वाली सतह है। जब हम इस ब्लॉक को टेबल के ऊपर मूव करवाएंगे तो ये ब्लॉक, पहला ब्लॉक ऊपर जो रखा गया है, वो मेज़ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, या हम कह सकते हैं ब्लॉक की सतह मेज़ की सतह के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। जितनी ये फोर्स ज़्यादा होगी, जितना आप ऊपर दबाव ब्लॉक के नीचे की तरफ ज़्यादा डालेंगे, उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन का आपको सामना करना पड़ेगा। आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, अभी बैठे बैठे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अपने हाथों की हथेलियों को साथ जोड़ें और उनको एक दूसरे के ऊपर हरकत करवाएं। आप देखते हैं, इसकी ऑब्ज़र्वेशन आप कर सकते हैं कि अगर आप अपने हाथों की हथेलियों को आराम से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करते, तो आप इजीली हथेलियों को एक दूसरे पर मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक हथेली को दूसरी हथेली के ऊपर दबाते हैं पहले और फिर आगे हरकत करवाना चाहते हैं, तो आगे हरकत मुश्किल हो जाती है। नतीजा क्या निकला कि प्रेसिंग फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, फ्रिक्शन की फोर्स उन दो सतहों के दरमियान उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़, नेचर ऑफ टू सर्फेसेस, कि दोनों सर्फेसेस
जो एक दूसरे के ऊपर फिसल रही हैं उनकी नेचर क्या है। रफ सरफेसेस जो होती हैं वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती हैं, और जो नीट सरफेसेस होती हैं, जो स्मूथ सरफेसेस होती हैं, वो कम फ्रिक्शन ऑफर करती हैं। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि फ्रिक्शन किसी जिस्म की मोशन को क्यों अपोज करती है या कैसे अपोज करती है। अगर आप सामने स्क्रीन पर देखें तो आपको स्क्रीन पर दो सरफेसेस पड़ी हुई एक दूसरे पर नज़र आएंगी। ये आपके पास पहली सरफेस है और ये उससे नीचे दूसरी सरफेस है, और सरफेसेस जहाँ पर कांटेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर एक दूसरे के ऊपर गुजर रही हैं, उसका एक मैग्नीफाइड व्यू आपको दिखाया गया है। अगर आप गौर से देखें तो आपको क्या चीज़ नज़र आ रही है। हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट कर रही हैं, बज़ाहिर देखने में तो नज़र आ रहा है ये दोनों सरफेसेस बिल्कुल स्मूथ हैं, बिल्कुल सीधी हैं, लेकिन जब हमने इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा तो हमें पता चला कि ये बिल्कुल सीधी नहीं हैं, बल्कि ये छोटे छोटे दंदानों पर मुश्तमिल हैं। तो जब एक सतह को दूसरी सतह के ऊपर रगड़ा जाता है या दबाया जाता है तो ये दंदाने एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म का आगे की तरफ हरकत करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए हरकत फ्रिक्शन जो है ये हरकत की सिमत को या हरकत को या मोशन को अपोज करती है। और अपोजिशन की वजह क्या है? दोनों सरफेसेस के दरमियान ये स्मूथनेस का ना होना, या आप कह सकते हैं कोल्ड वेल्ट्स का होना। मैं इनको दंदाने कह रहा हूं। अगर आप लोग देहाती पस मंज़र से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप लोगों ने द्रांति देखी होगी। द्रांति के दाने, जब दो द्रांतियों को अगर आपस में आप जोड़ें और एक दूसरे पर मूव करें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि दंदाने एक दूसरे में फंस जाते हैं और उनको मूव करना मुश्किल हो जाता है। यही होता है जब एक सॉलिड को, एक ठोस को दूसरे ठोस के ऊपर रखा जाता है तो जो हिस्से उनके एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं उनके छोटे छोटे जो दंदाने हैं, जो ऊपर नीचे कोल्ड वेल्ड्स हैं, वो एक दूसरे में फंस कर हरकत को अपोज करते हैं। अभी हम देखेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मुराद है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है और इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है। जब कोई जिस्म रेस्ट में होता है और हम उसको मूव करवाने के लिए एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि सामने फिगर में आपको नज़र आ रहा है, F1 फोर्स मैंने अप्लाई की है एक ब्लॉक को धकेलने के लिए आगे की तरफ। तो ये फोर्स जितनी ज़्यादा होगी इन दो सतहों के दरमियान, जिस ब्लॉक जिस मेज़ की सतह पर पड़ा हुआ है, ये ज़मीन की सतह पर पड़ा हुआ है, उनके दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो है वो उतनी ज़्यादा होती जाती है। मिसाल के तौर पर मैं पहले 5 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन की एक ख़ास मिकदार होगी। लेट्स से मैं कहता हूँ फ्रिक्शन की मिकदार होती है 5 न्यूटन, यानी कि मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई और फ्रिक्शन भी जितनी फोर्स अप्लाइड लगाई जाती है उतनी ही हमारे पास फ्रिक्शन की फोर्स होती है। फिर मैं 10 न्यूटन फोर्स बढ़ाकर फोर्स 10 न्यूटन कर देता हूँ। जो फ्रिक्शन की फोर्स है ये एस को मैं ड्रॉप कर देता हूँ, फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो 10 न्यूटन हो जाती है। मैं ये जो अप्लाई करता हूँ फोर्स ये 100 न्यूटन कर देता हूँ। ये जो फ्रिक्शन है ये भी बढ़कर 100 न्यूटन हो जाती है। फिर मैं ये फोर्स 110 न्यूटन कर देता हूँ, लेकिन जो फ्रिक्शन है वो 100 न्यूटन ही रहती है। इसकी क्या वजह है या इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब कि कोई जिस्म रेस्ट की हालत में पड़ा हो तो उसको हम मूव करवाना चाहें तो जितनी फोर्स हम मूव करवाने के लिए लगाएंगे जिस्म पर उतनी ही फ्रिक्शन की फोर्स भी लगेगी। लेकिन जो जो हम फोर्स बढ़ाते जाएं फ्रिक्शन की फोर्स भी बढ़ती जाती है
और एक हद पर जाकर फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है। जैसा कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि 100 न्यूटन की फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन की फोर्स के बराबर है। अगर आपने इस जिस्म को मूव करवाना है तो आपको 100 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, क्योंकि इसकी इन दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन जो है वो 100 न्यूटन से ज़्यादा नहीं हो सकती। 100 न्यूटन की फोर्स या दो सतहों के दरमियान ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन की फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। एक और चीज जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन आर का नाम देते हैं वो क्या होती है? वो होती है इन दो सतहों को दबाने वाली फोर्स। यानी जब हम इस पर फोर्स F1 लगाते हैं तो ब्लॉक जो है वो एक नीचे वाली सतह को प्रेस करता है नीचे की तरफ एक फोर्स लगाकर, नतीजतन नीचे वाली सतह ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक फोर्स ब्लॉक पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है। इस फोर्स को नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। फिर सुन लें, नॉर्मल रिएक्शन वो फोर्स होती है जो एक सतह जब दूसरी सतह पर हरकत करती है तो वो जो प्रेसिंग फोर्स लगाती है दूसरी सतह पर, उसको नॉर्मल रिएक्शन का नाम दिया जाता है। अब नॉर्मल रिएक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन को Fs का नाम दिया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन को Fs का नाम दिया जाता है। इन दोनों के दरमियान जो रेशो होती है Fs ओवर R, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन की जो रेशो होती है उसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का नाम दिया जाता है। ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस चीज़ पर इन्हिसार करता है कि सतह कौन सी है जिस पर मूवमेंट हो रही है। अगर सतह जो है वो खुरदरी है तो ये इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर सतह मुलायम है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। इसके अलावा अगर एक ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर पड़ा हुआ है, उफ़क़ी सतह पर रखा हुआ है, तो सतहों के दरमियान जो दबाने वाली फोर्स होगी वो वेट होगा जिस्म का। तो हम कह सकते हैं कि वेट नीचे की तरफ अमल कर रहा है और जो नीचे वाली सतह ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है वो नॉर्मल रिएक्शन है और वो भी किसके बराबर होगी? वेट के बराबर होगी। यानी अगर एक जिस्म उसकी सतह पर रखा हुआ है तो उसके लिए नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg होगा और फार्मूला हमारे पास हो जाएगा Fs ओवर R बराबर U इम्प्लाइज दैट Fs बराबर म्यू R और R की वैल्यू लगा दें तो साथ में क्या आ जाएगा? mg आ जाएगा। Fs बराबर म्यू इंटू mg। हमें ज़मीन पर चलने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है, परिंदों को हवा में उड़ने के लिए फ्रिक्शन की ज़रूरत होती है। एक एथलीट जब जॉगर बूट पहनकर दौड़ता है तो उसकी ग्रिप ज़मीन के साथ मज़बूत होती है। वजह उसकी यही होती है कि जागर और सरफेस ऑफ अर्थ के दरमियान फ्रिक्शन ज़्यादा होती है जो एथलीट के पाँव को ज़मीन पर जमाए रखती है। अगर आप वेट फ्लोर पर चल रहे हैं तो आपके गिरने का खतरा होगा, क्योंकि पानी होने की वजह से आपके और फर्श के दरमियान, आपके पाँव, आपकी जूते और फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फोर्स कम हो चुकी है और आपके गिरने का खतरा होगा। आइए क्विक क्विज सॉल्व करते हैं। स्क्रीन पर देखें, आपको स्क्रीन पर सामने दो जूते दिखाए गए हैं। एक जूता जो है उसकी सरफेस स्मूथ है और एक की रफ है। हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है पहला, विच शू ऑफर लेस फ्रिक्शन। तो हमने ये पढ़ा था कि जो सरफेस स्मूथ होती है वो कम फ्रिक्शन पेश करती है। तो
ये जूता जिसका तलवा स्ट्रेट है ये लेस फ्रिक्शन जो है वो ऑफर करेगा। विच शू इज़ बेटर फॉर वॉकिंग ऑन ड्राई ट्रैक? ड्राई ट्रैक के ऊपर चलने के लिए कौन सा जूता बेहतर है? तो ड्राई ट्रैक पर अगर आपने चलना है तो आपके पास ये जो जूता है जिसका तलवा फ्लैट है, जिसका सोल फ्लैट है, ये बेहतर है क्योंकि ये कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और हम इजीली मूव कर सकेंगे। विच शू इज़ बेटर फॉर जॉगिंग? जॉगिंग के लिए कौन सा जो जूता है वो बेटर है? तो जॉगिंग के लिए ये जूता जिसके तलवे जो है वो कर्व्ड हैं, या कह सकते हैं आप कि जिसके कोल्ड वेल्ड्स ज़्यादा हैं, ये बेटर है जॉगिंग के लिए। विच सोल विल वियर आउट अर्ली? कौन सा सोल वियर आउट अर्ली होगा? तो जिसके ऊपर फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा लगेगी वो अर्ली वियर आउट होगा। तो वो कौन सा है? डेफिनेटली वो वाला सोल है जो स्ट्रेट नहीं है। इसके साथ ही आज के लेक्चर का अख्ताम होता है। आज के लेक्चर में हमने देखा फ्रिक्शन क्या होती है, फ्रिक्शन का इन्हिसार किन अवामल पर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या मतलब है, फ्रिक्शन कैसे जिस्म की मोशन को अपोज करती है, और क्विक क्विज़ हमने सॉल्व किया। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी लेक्चर के अंदर किसी पॉइंट में अबहम है तो कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। फेसबुक के ऊपर साले साइंस एकेडमी का पेज लाइक करें, यूट्यूब के ऊपर साले साइंस एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी आपकी तरह इससे फ़ायदा उठा सकें। उज़ैर अहमद की तरफ से अगले वीडियो लेक्चर तक आप सबको अल्लाह हाफिज़।